अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 12। आज एक बहुत शॉकिंग खबर दुनिया की क्रिकेट को हिट की है। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स ने आज अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। एज यूजुअल वंस अगेन मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया। अमान, आप कैसे हैं और आपके लिए ये खबर कैसी रही है आज? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और बिल्कुल ये न्यूज़ आज काफी ज्यादा चौंका देने वाली खबर थी, काफी शॉकिंग न्यूज़ थी। क्योंकि जैसे स्टोक्स ने आज जिस तरीके से रिटायरमेंट अनाउंस की है टेस्ट मैच के बीच में, तो काफी सरप्राइजिंग थी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों अनाउंस करी रिटायरमेंट ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक मैं तो बाहर गया हुआ था, मैच देख नहीं रहा था, लेकिन जैसे मैंने अपना ट्विटर खोला तो मैंने ये देखी कि यार बेन स्टोक्स अनाउंसेस रिटायरमेंट, तो मैं तो शॉक में चला गया। फिर मैंने दूसरी वेबसाइट पे देखा, जाके सोशल मीडिया पे देखा, फिर जाके जब सबने लगाना शुरू, स्काई स्पोर्ट्स, बीबीसी, तो फिर जाके यकीन हुआ कि यार ये खबर सच है। तो मतलब शुरू में तो बहुत शॉक लगा मुझे पर्सनली। मैं एक जगह जाके बैठ गया, थोड़ा मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा प्लेयर, क्योंकि अभी जब उनका जो केस चल रहा था कि वो क्लब के बाहर लड़ाइयाँ हुई और ये सब हुआ, फिर वो एक मैच के लिए बाहर चले गए। फिर जो रूट आए, तो जब ये वापस उनकी कैप्टनसी मिल गई थी उन्हें, तो सबको ये लगा था कि यार अब ठीक हो गई ये चीजें। हमने अपने पहले शोज में बात की कि ईसीबी ने जाके बेन स्टोक्स से बात की होगी और उनको भी कहा होगा कि यार प्लीज वापस आ जाओ, क्योंकि उनके पास एक बेन स्टोक्स के लेवल का प्लेयर है नहीं। तो हम लोग सब एक रिलीफ में आ गए थे और मैं पर्सनली तो बहुत एक्साइटेड था। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज अभी अगले महीने जो होगी, उसके लिए, जिसमें बेन स्टोक्स भी होते, तो मेरे लिए पर्सनली एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि इतना बड़ा प्लेयर रिटायर हो गया। आज हम इस वीडियो के अंदर एक पूरा प्रॉपर ट्रिब्यूट देने वाले हैं बेन स्टोक्स को, उनके पूरे करियर पे हम बात करेंगे, उनके तीनों फॉर्मेट पे। तो आगे चलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आज बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट अनाउंस हुई है, सब लोगों के लिए काफी सरप्राइजिंग था। और पहले तो हमें यही बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था कि किस तरीके से रिटायरमेंट हुई है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आई थिंक हम सबसे पहले जो इस पूरे ट्रिब्यूट में स्टार्ट करेंगे कि यार ये हुआ क्यों है ये, क्योंकि हम लोग ग्रेटनेस की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस द रीजन बिहाइंड द शॉकिंग रिटायरमेंट। क्योंकि पूरा परसेप्शन यही बन गया था कि अब सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन जिस तरह एक शॉकिंग रिटायरमेंट हुई, और जब बिहाइंड द सीन्स जो ये बातें थी कि आज सुबह मतलब टेस्ट का डे 4 था आज, तो बेन स्टोक्स ने जो वीडियो भी रिलीज हुई है कि अपने ड्रेसिंग रूम में अपने सारे प्लेयर्स के सामने ये अनाउंस कर दिया था कि जो अगले 2 दिन है वो उनके करियर के आखिरी 2 दिन होंगे एज़ अ प्लेयर एंड अ कैप्टन। तो वहाँ से ये खबर निकली, और फिर इवन तो सुबह के वक़्त नहीं बाहर आई। टी से पहले ये खबर बाहर निकली, जब बेन स्टोक्स बॉलिंग कर रहे थे, तो अनाउंस हुआ कि आज उन्होंने रिटायरमेंट, और फिर उन्होंने उसके फौरन बाद विकेट भी ली। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक रेयर मोमेंट था ये, जो क्रिकेट में हम देखने को नहीं मिलता हमें इतना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ली है, और आज उन्होंने काफी नई चीजें भी अपनाई। आज वो पहली मर्तबा खुद ओपनिंग करने आ गए बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल। मैच के अंदर। और जिस तरीके से उन्होंने आज बैटिंग की है, काफी मतलब अजीब तरीके से बैटिंग की है उन्होंने आज। बिल्कुल, आपने भी बिल्कुल। देखा होगा, मारने में ओवर टाइम लगे हुए थे नहीं, भाईजान। इस पे हम बाद में आएँगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये बेन स्टोक्स ने किया क्यों है? क्या ये उनका खुद का फैसला था कि उन्होंने, क्योंकि मैं जितना बेन स्टोक्स को उनका करियर मैंने देखा है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो ऐसे बंदे नहीं है कि जो इस तरह क्रिकेट छोड़ देंगे। वो क्रिकेट के बहुत पैशनेट प्लेयर हैं, जितना वो मेहनत करते हैं अपनी टीम के लिए, वो ऐसे आदमी नहीं है जो एकदम से छोड़ देंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं न कहीं इसमें एक्सटर्नल प्रेशर उन पे था, बाकी स्टेक होल्डर्स का, जिसमें जो 2 लोगों की शक्ल हमने लगाई हुई है। ऑन द लेफ्ट आप जैसे देख सकते हैं, क्रॉप की जो डायरेक्टर है ईसीबी के, उनका इसमें मुझे बड़ा रोल लग रहा है। और ऑन द अदर हैंड जो ब्रेंडन मैकलम है, जो बेन स्टोक्स के काफी करीब भी है, और जो पूरा जो टेन्योर उनका चला है बेसबॉल का, तो मुझे लगता है इन 2 लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली रॉबकी का, क्योंकि रॉबकी आपको पता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है। वो ईसीबी के जो बड़े डायरेक्टर्स, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, उनके साथ वो डील करते हैं। तो मुझे लगता है इनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, इस बात चले हम मान लेते हैं कि बोर्ड की साइड से हो गई, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी क्रिक इन्फो के ऊपर। उसमें ये कहा गया है कि बेन स्टोक्स से जब उनसे बात की गई कि उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी से और टेस्ट मतलब इंटरनेशनल से क्यों नहीं रिटायरमेंट, तो उन्होंने एक सिंपल सा एक सेंटेंस बोला कि जब वो एशेज में 4-1 से हारे, बिल्कुल, उसके बाद ही डिडंट हैव एनी मोर फाइट लेफ्ट इन हिमसेल्फ। तो बिल्कुल। काफी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हम कह सकते हैं कि एक बंदा अंदर से कहते हैं ना कि
अपनी सारी विल पावर अब लूज़ कर चुका है कि अब उसको थक गया था वो ये करके। तो ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है, लेकिन जो कि काफ़ी एक हैरानी की बात है कि बेन स्टोक्स जैसा बंदा जो कि मशहूर है एक फाइटर के उसके ऊपर, उस बंदे के पास से ऐसी स्टेटमेंट आना कि ही डिडंट हैव एनी फाइट लेफ्ट इन हिमसेल्फ, तो काफ़ी शॉकिंग मेरे ख्याल में स्टेटमेंट है ये। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पार्शियली एग्री करता हूँ और जो जिस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ वो ये है कि आप सही कह रहे हैं कि वो फाइट नहीं थी, ये नहीं था। लेकिन देखिए ये चीज़ जो होती है ना, ये आपको आपकी कैप्टेंसी से आपका दिल उठा सकती है कि यार कैप्टेंसी मैंने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बेन स्टोक्स का कैप्टेंसी करियर देखें तो 2022 में जब टेक ओवर किया था तो बेसबॉल ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उस वक़्त जो गोल था पूरा इंग्लैंड का और बेन स्टोक्स का वो ये था कि 2025-26 में जो एशेज़ है ऑस्ट्रेलिया में वो हमने जीतनी है। तो वो जब गोल उनका अचीव नहीं हुआ, वो हार गए जाके, तो ये मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि यार वो थक गए होंगे या अपनी हिम्मत हार गए होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्रिकेट ही छोड़ दें। इसका एक लॉजिकल रीज़न ये होता कि वो कैप्टेंसी से गिव अप करते और बाकी प्लेयर्स की तरह वो कंटिन्यू करते रहते, जिस तरह जो रूट ने कंटिन्यू किया। इवन एलिस्टर कुक ने 2000 आई थिंक सब 16-17 में जब उन्होंने अपनी कैप्टेंसी छोड़ी तो वो 2 साल और खेली क्रिकेट, उन्होंने फिर रिटायरमेंट ली। तो लॉजिकली ये होता है कि बेन स्टोक्स आज अपनी कैप्टेंसी को मना करते हैं और क्रिकेट कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगले साल एशेज हो रही है इंग्लैंड में, बड़ा बड़ा टूर है वो। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम जो है बहुत वीक हो गई है अब बेन स्टोक्स के बगैर। जहाँ मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ आपकी थोड़ी बात से, वो ये है कि ऐसी जो सिचुएशन हुई है ना, ये कुछ एक्सटर्नल प्रेशर ही है जो अभी बात खुल के आएगी सामने कुछ टाइम बाद कि इतना सडन कैसे हो गया ये सब कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक तरीके से देखा जाए तो एक टेस्ट मैच के बीच में एक सडन रिटायरमेंट अनाउंस करना, कंप्लीटली वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ ना कुछ बैक बैक कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इतना सडन उन्होंने स्टेटमेंट अनाउंस कर दिया, फैसला अनाउंस कर दिया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर तो कैप्टनसी का प्रेशर था कि कि एशेज हार गए और लगातार टेस्ट मैचेस हारते हुए आ रहे थे, तो कह सकते थे कि आप कैप्टनसी से रिजाइन कर देते कि भाई मुझसे कैप्टनसी नहीं हो रही, आप किसी और को कैप्टन बना दे। लेकिन कंप्लीटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना, ये काफ़ी एक अजीब-सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि सेकंड टेस्ट पहले टेस्ट मैच के बाद केन विलियमसन ने वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और अब जाके बेन स्टोक्स ने अनाउंस कर दी। तो ये टेस्ट सीरीज़ मुझे काफ़ी एक अजीब-सी फील देने लगी है, जी क्योंकि बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल, आप सही कह रहे इतने हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके अजीब तरीके से अनाउंस कर दिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले जो 12 से 14 महीने ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़े नुकसानदेह हुए हैं, क्योंकि विराट कोहली ने छोड़ी है इसके अंदर, रोहित शर्मा ने छोड़ी है, केन विलियमसन और अब बेन स्टोक्स, तो मतलब 4 इतने बड़े नाम क्रिकेट के जो चारों कैप्टन भी रह चुके हैं, इन सबने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी है। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, बेन स्टोक्स ने अपनी जो एक मीडिया से जब बात कर रहे थे, आई थिंक वो जो कोई स्पीच थी उसमें ने कहा कि रीजंस विल कम आउट। आई थिंक उनका ये शायद कोट है कि वो ये कह रहे हैं कि यार मैंने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन जो पूरी वजूहत है वो मैं सामने अभी नहीं ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें है कि कुछ प्रेशर है, क्योंकि देखिए बेन स्टोक्स जो है वो एक, अगर कैप्टेंसी उनको छोड़नी होती ना, वो एक ऐसे आदमी है, वो एशेज हारने के बाद वहीं पे ही रिजाइन अपना दे देते कि थैंक यू वेरी मच। द रीजन वाई उन्होंने कंटिन्यू किया इस वक्त होम समर में, वो यही था कि उनकी और एम्बिशन थी कि यार मैंने अगले साल की जो एशेज है 27 की, उसमें भी खेलना है, लड़ना है और एशेज वापस रिटेन करनी है, जीतनी है मतलब। तो उनका ये बीच में हो जाना और ये जो क्लब वाला सीन हुआ, ये जो है ना आप कह सकते हैं कि कुछ बिहाइंड द सीन्स काफी टाइम से कुछ चल रहा था, और इस क्लब वाले पूरे सीन ने ना उनको पूरा मतलब कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील ठोकना, ये पूरा वही वाला सीन हुआ है यहाँ पे। हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्लब वाला सीन एक नील ऑन द कॉफिन वाला उसने एग्जाम्पल पेश कर दी कि जो कुछ पिछले। जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं कि जो क्लब का सीन हुआ था, एक सीन ने कह लो बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल करियर पे को बिल्कुल फाइनल एक कह लो एक नेल ऑन द कॉफिन जिसे हम कहते हैं, इसने वो कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से इनका एक सडनली पहले टेस्ट मैच के बाद इतना बड़ा सीन हो जाना, फिर ड्रॉप हो जाना, फिर इतने बड़े सीन के बाद दोबारा टीम में आ जाना वापस डायरेक्ट अपना एज ए कैप्टन।
इस सब के बीच में तो एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बंदे की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और जैसे बेन स्टोक्स से कह लो गर्म खून के बंदे, मैं बिल्कुल, उनको बोलूंगा उनका थोड़ा गर्म खून है, तो शायद बाद में आगे उन्होंने फैसला ले लिया है, क्या ले लिया है डोंट नो। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी बात ऐड करना चाहूँगा, फिर हम उनके स्टैट्स पे जाएँगे पूरे करियर पे, कि अभी मैंने उनका जो रीसेंट इंटरव्यू देखा, जो आई थिंक स्काई स्पोर्ट्स या बीबीसी में वो मीडिया टॉक कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं अभी भी क्रिकेट को खेलना चाहता हूँ। और जब वो उनको ड्रॉप किया गया सेकंड टेस्ट से, तो वो डरहम अपने काउंटी में गए, जहाँ से वो उनकी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार, जब मैं वहाँ गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वापस से उन्हीं पुराने कोचेस से मिलके ये सब। तो वो एनवायरनमेंट को वो काफी इंजॉय कर रहे थे और मिस कर रहे थे। तो ये जो चीजें ना, मुझे लगता है कि वो क्रिकेट से उनका दिल नहीं भरा है, उनका इस पूरे सेटअप से, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है, जो जो आप कह सकते हैं कोचिंग है, या रॉब की है, या जो मतलब एग्जीक्यूटिव जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, जो वो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन्स की जो लोग होते हैं, उनसे उनके फड्डे हो सही गए हैं, है। या मतलब बात खराब हो गई है। और आपको पता है, बेन स्टोक्स जैसा आदमी, जिस तरह आपने कहा गर्म खून है, और वो कॉम्प्रोमाइज वाला आदमी नहीं है। वो मतलब इस टाइप के बंदे हैं कि उनको जब तक उनके तरीके से नहीं मैनेज किया जाएगा, वो नहीं वहां पे काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा रीजन है, जिस तरह वो बाहर हो गए। कहीं ना कहीं मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा, जिस तरह हमारी पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आमिर जो थे, जिस तरह उनका भी केस पूरा था कि उनकी कोच से नहीं बनने लगी, या पीसीबी से जब उनकी सेटिंग खराब हो गई, तो उन्होंने भी इसी तरह अपनी मतलब दिलबादशाह होकर क्रिकेट से खैर बात कर गए। लेकिन बेन स्टोक्स ने ये भी कहा है कि वो क्रिकेट कंटिन्यू करेंगे, काउंटी क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है, जिस तरह लीग क्रिकेट अब बढ़ गई है, तो वो हम आई एम प्रीटी श्योर कि हमें आईपीएल में नजर आएंगे, वो बड़े पैसों में बिग बैश में नजर आए। और क्या पता, शायद अभी नहीं है, 2 साल बाद शायद वो हमें हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में भी नजर आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी तो बहुत होगी कि अब बेन स्टोक्स रिटायरमेंट की बात हमें लीग में काफी ज्यादा लीग में खेलते हुए अब दिखाई देगा, क्योंकि जैसे वो प्लेयर है हर लीग उनको ले लेना चाहेगी। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स रिटायर हुए हैं, तो उनका एक बड़ा जबरदस्त करियर है। मतलब ये कोई एक मामूली सा प्लेयर नहीं है जो रिटायर हो गया है। ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, मतलब ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, राइट अप देयर विद पीपल लाइक जैक कैलिस, सर इयन बोथम, इमरान खान। इस कैटेगरी के प्लेयर ये है बिल्कुल। इनके स्टैट्स अगर आप देखें, तो स्टैट्स आपको कोई ऐसे लगेंगे नहीं कि यार ये तो बहुत, ये कोई एक डिसेंट प्लेयर है। मतलब अगर आप देखें, 122 टेस्ट है इनके, 7,000 273 रन, 14 सेंचुरी, 37 50। एवरेज अगर देखें तो 34.57, तो ये कोई इतनी इम्प्रेसिव एवरेज नहीं है। मगर इनके जो नॉक्स है, वो सबको पता है दुनिया में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम बेन स्टोक्स के ओवरऑल करियर में बात करें तो उनकी मेमोरेबल नॉक्स आपके दिमाग में ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू हिज एवरेजेस, स्ट्राइक रेट्स एंड नंबर ऑफ सेंचुरी। क्योंकि वो बंदा, इसको बोलते हैं ना कि बड़े टाइम के लिए खड़ा होता है। जहां कोई बिल्कुल, बड़ा मैच हो, कोई नॉकआउट मैच हो, फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, कोई नॉकआउट टेस्ट मैच हो, तो दैट इज द टाइम वेयर बेन स्टोक्स ऑलवेज स्टेप्स अप एंड अपनी टीम को कह लो एक एंड मोमेंट पे लेके जाता है मेरे बिल्कुल आप मुताबिक। सही कह रहे हैं। अगर मैं बेन स्टोक्स के टेस्ट करियर की बात करूं स्पेशली, तो वो एक ऐसे प्लेयर है कि जब वो बैटिंग करने आते हैं, तो लगता है यार ये प्रॉपर बैट्समैन आया है कोई। मतलब प्रॉपर टेक्निक, अच्छी डिफेंस, प्रॉपर शॉट्स, कट शॉट, ड्राइव, पुल, सारे शॉट्स हैं। और जब वो बॉलिंग में आते हैं, अगर आप उनकी बॉलिंग स्टैट देखें, तो 252 विकेट्स, ही इज दी ओनली प्लेयर के मतलब जिसके 7,000 प्लस रन हैं, और 250 प्लस विकेट्स हैं आफ्टर जैक कैलिस। तो ये आपको शो करता है वो कितने जबरदस्त बॉलर है। 31 की एवरेज, अ बिट ऑन द हायर साइड, मगर इनके फाइफर्स भी हैं, स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है। और इनकी जो बॉलिंग है ना, मुझे बहुत पसंद थी इनकी बॉलिंग, जिस तरह ये एफर्ट करते हैं। और इवन ये फ्लैट पिचेस पर, जहाँ पे कुछ इतना नहीं होता, वहां पे भी अपनी कमर को ये बेंड करते हैं, बाउंसर्स करते हैं, एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं। और अगर मैं पर्सनली आपसे बात करूं, तो पिछले 1.5 2 साल में ये इंग्लैंड के मुझे बेस्ट बॉलर लगे हैं ओवरऑल। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स की अगर हम बॉलिंग का भी हम मुआयना करें तो स्पेशली इन टेस्ट मैचेस के अंदर काफी काफी अच्छे बॉलर साबित हुए। लाइक जिस तरह वो हार्ड लाइन को हिट करते हैं और इन स्विंगर्स बहुत अच्छी करते बिल्कुल हैं, मेरे लाइक जबरदस्त। मुझे
तो बाद में उनकी कई सिंगर्स आती है बॉलिंग करते टाइम, लाइक काफी अच्छे प्लेयर। और अगर हम दिमाग लगाए बेन स्टोक्स की वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक्स के अंदर इन टेस्ट क्रिकेट, तो ऑब्वियसली जो हमें 29 का वो हेडिंगली, टेस्ट बिल्कुल, मैच याद आएगा अगेंस्ट बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक वन ऑफ द जिसमें ग्रेटेस्ट उन्होंने मैच को एंड ऑल किया था टाइम फिनोमिनल। ग्रेटेस्ट नॉक है वो, बिल्कुल ऑल टाइम ग्रेटेस्ट नॉक। जिस तरह वो मैच उन्होंने शुरू में, जो डे 4 था उसमें आई थिंक उन्होंने कुछ 60-70 बॉलें खेली थी और 5-6 रन बनाए थे। और कल जब अगले दिन जब वो आए तो जिस तरह वो लेके चले, वन ऑफ द ग्रेट नॉक्स। और भी उनकी इनिंग्स अगर आप देखें तो मुझे उनकी एक इनिंग याद रहती है जो शायद इतने लोगों को याद ना हो, जो उनकी पहली 100 थी 2013 में वैका के ग्राउंड में फर्स्ट पर्थ टेस्ट में। बिल्कुल जी सही बिल्कुल। है। इंग्लैंड टीम का वो जो टूर था डिजास्ट्रस हॉन्टिंग टूर था उनका, इंग्लैंड बिल्कुल वहां पे 5-0 आई थिंक हो गई थी। और वो मिचेल जॉनसन की एशेज सीरीज थी। लेकिन एक बंदा इंग्लैंड का जो उसमें आपको नजर आया कि कुछ किया है, वो था बेन स्टोक्स। और वहीं पे उन्होंने अपनी झलक दिखा दी थी कि वो कितने बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। जिस तरह की वो पिच थी अमान, अगर आप जाके देखें यूट्यूब पे वो इनिंग्स और वो पिच, ऑल टाइम मतलब वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं ना कि वियर्डेस्ट पिचेस थी वो। इतने क्रैक्स थे उस पे, बॉल कभी यूं और उस पे बेन स्टोक खड़े होके 100 बनाया था। ये मुझे उनकी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, या एक कहते हैं ना अंडररेटेड इनिंग्स लगती है। बिल्कुल मैं आपकी बात से यही करता हूँ, बिल्कुल मुझे वो टेस्ट मैच बिल्कुल उसकी हाईलाइट देखी हुई है, क्योंकि जैसे वो पिच पे बिल्कुल सही कह रहे हो, उस पिच पे लाइक इतने गहरे गहरे जी क्रैक्स, लाइक का वो काफी फेमस बॉल भी है, वो नेशनल लाइन की बॉल बिल्कुल बिल्कुल टिप पड़ के सीधा लेग स्लिप पे डेविड वार्नर बिल्कुल के हाथों में चली गई थी। तब तो इतनी डेंजरस पिच और इतनी उस पे आगे आपके बॉलर्स जैसे मिचेल जॉनसन और इतने खतरनाक जैसे बॉलर्स के सामने अब ऑन डेब्यू लाइक 100 स्कोर करना, it was I got a phenomenal नॉक थी वो बिल्कुल। उनकी, उनके पूरे करियर का। मतलब अगर आप इनकी बात करें तो इनका जो 2016 में 250 रन की इनिंग थी साउथ अफ्रीका में, आई थिंक शायद सेंचुरियन या कोई ग्राउंड था, जिसमें इन्होंने जॉनी बेयरस्टो के साथ एक बड़ी आइकॉनिक पार्टनरशिप लगाई थी। जॉनी बेयरस्टो ने भी 100 किया था, इन्होंने 250 किया था। और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि बेन स्टोक्स ने 250 किया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। एक बड़ा पॉपुलर एक वीडियो भी है, मीम आप कह सकते हैं, कि एम एस धोनी की जब 2016 की आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में बेन स्टोक्स और एम एस धोनी साथ थे, तो एक कहते हैं ना गेम चल रहा था एक, जो ऑफ द फील्ड गेम्स होते हैं, तो उसमें कोई गेम था, एम एस धोनी उसमें थे, उनसे सवाल किया गया कि आपकी टीम में कोई बंदा है जिसने 250 किया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। तो पहले एम एस धोनी ने नाम हाँ लिया, याद है। स्टीव स्टीव स्मिथ का नाम लिया, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी थे। तो रिपोर्टर ने कहा नहीं, स्टीव स्मिथ नहीं है। फिर उन्होंने कहा फाफ डुप्लेसिस, तो फाफ डुप्लेसिस भी नहीं। फिर आई थिंक उन्होंने अजिंक्य रहाणे शायद कहा, तो वो भी नहीं। फिर जब उन्होंने कहा कौन है, तो रिपोर्टर ने कहा बेन स्टोक्स है। तो वहां पे बेन एम एस धोनी बहुत सरप्राइज हो गए थे कि यार तूने किया हुआ है 250, तो इस तरह की बात हो गई थी। तो बेन स्टोक्स का ये भी है कि वो सिर्फ एक मार धाड़ वाले प्लेयर नहीं है, वो एक ऐसे प्लेयर भी हैं जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो इनकी ये भी बड़ा एक आइकॉनिक इनकी नॉक थी। सही कह रहे हैं आप, मुझे वो डायलॉग भी याद है एम एस जी धोनी का, उन्होंने टॉप में कहा था कि यू स्कोर 250, बिल्कुल 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 इस तरह उन्होंने उनको कहा था इस तरह बिल्कुल से बिल्कुल। उसको। और अगर आखिरी उनकी जो मुझे आइकॉनिक इनिंग्स याद है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 1.5-2 साल से वो थोड़ा बैटिंग उनकी डाउन चली गई थी, स्पेशली अवे फ्रॉम इंग्लैंड। इंडिया के सीरीज में स्ट्रगल हुआ, पाकिस्तान जब वो आए 2024 में तो बहुत स्ट्रगल किया स्पिनर्स के अगेंस्ट। लेकिन जो 2023 की एशेज में जो उनका 100 था लॉर्ड्स में, वो लूजिंग कॉज में था, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं ना, काउंटर अटैकिंग इनिंग्स एवर इन टेस्ट क्रिकेट। जिस तरह उन्होंने नेथन लायन की पिटाई की उस मैच में, पैट कमिंस को बहुत धोया, जॉश हेजलवुड को पुल पे छक्के, तो वो भी अमान आपको याद होगी इनिंग्स। क्योंकि वो मुझे याद थी लाइक वो सॉन्ग काफी मेमोरेबल सॉन्ग थी, लाइक उन्होंने, आप सही कह रहे हैं, उस मैच में पिटाई जितनी थी प्लेयर्स की, उनके हाई फाई बॉलर्स पैट कमिंस की, देखने लायक पिटाई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक दो और भी इनकी अच्छे, जो आई थिंक उनका लास्ट जो 100 था इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, वो पिछले साल हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया के अगेंस्ट, जो उन्होंने 100 किया और टेस्ट ड्रॉ हो गया। लेकिन एक और इनकी मुझे बड़ी जबरदस्त इनिंग्स याद है, वो ये है कि आई थिंक 2020 के अंदर, जब कोविड का जमाना चल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई थिंक कोई 150-200 की इनिंग खेली थी कोविड के जमाने में। तो वो भी बड़ी अंडररेटेड नॉक थी, बड़ी मुश्किल सीमिंग कंडीशंस थी, वहां पे ये खड़े हुए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। और इवन अगर जो रीसेंट एशेज सीरीज देखे, बेशक 100 नहीं किया, लेकिन बड़ी फाइटिंग इनिंग्स खेली। तो बेन स्टोक्स की अगर मैं बात करूं टेस्ट क्रिकेट में, वो ग्रेट है, बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त, कैप्टन भी उनकी आपको पता है।
तो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स एवर इन टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली मॉडर्न एरा के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं 100% एग्री करूंगा। आप हमारे आज की जनरेशन के लाइक कहते पहले के टाइम पे उनके पास जैक कैलिस थे, तो मैं कहूँगा हमारे पास बेन स्टोक्स थे, वो बिल्कुल इतने लाइक वन ऑफ द बेस्ट और जनरेशन। बिल्कुल बहुत बहुत लोग मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया वगैरह पे इनको कंपेयर करते हैं रविंद्र जडेजा के साथ, जो वो भी बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन आई थिंक बेन स्टोक्स की जो क्लास है वो एक अलग ही लेवल पर है, क्योंकि बेन स्टोक्स ने जो बड़े मोमेंट्स में परफॉर्म किए ना वो याद रहता है। जडेजा ने भी किया है बहुत परफॉर्म, लेकिन उस लेवल का उनकी इनिंग्स नहीं है जो बेन स्टोक्स की है। हाँ सही कह रहे हो, वो पागल के बच्चे हो गए उन्होंने मेरे ख्याल में बेन स्टोक्स को कंपेयर करते हैं जडेजा, वो दोनों बिल्कुल अलग प्लेयर है। क्योंकि जडेजा की आप बात करें तो उनके ज्यादातर रन आपको उन्हीं अपने होम की मिलेगी बिल्कुल। कंडीशंस के जी, अंदर, जी, उनका वेस्ट बाहर इंडीज के के ज्यादा अगेंस्ट, खास हाँ, स्पेशल बिल्कुल, रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। और ये कुछ लोग तो आपको पता है हमारे फ़हीम अशरफ, फ़हीम स्टोक्स के साथ भी कंपेयर चलता रहता है मीम्स में, तो ये भी है। अब आगे बढ़ेंगे बिल्कुल वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो वनडे क्रिकेट का भी बेन स्टोक्स का एक शानदार करियर है। अगर आप देख सकते हैं 114 वनडे हैं इनके, 3,500 रन है, ऑलमोस्ट 41 का एवरेज, गुड एवरेज है, 182 का हाईएस्ट, और इनके 95 का अच्छा स्ट्राइक रेट है। विकेट्स भी अगर आप देखें 74, और आप सबको पता है कि ये 2019 के अंदर वर्ल्ड कप विनर है, और मतलब मुझे बात करने की जरूरत भी नहीं है कि इनका क्या रोल था उस वर्ल्ड कप में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम वनडेज की बात करें तो बिल्कुल बेन स्टोक्स का नाम सामने आता है, और काफी लंबे अरसे तक इन्होंने इंग्लैंड की कह लो ऑर्डर को संभाला है इन वनडे क्रिकेट। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इनकी वर्ल्ड कप फाइनल की नॉक है, मैं कह रहा हूँ उस नॉक को डिफाइन करने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, कि जैसी वो नॉक थी, मैं कह लो अगर वो ना होते तो इंग्लैंड आज भी वर्ल्ड कप लेस होती। कि जैसे जैसी वो नॉक थी उसको आप उसको रिक्रिएट करना, आई डोंट थिंक अभी किसी के ही बस की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ इनकी वनडे करियर की बात की जाए तो ऑब्वियसली 19 वाज हिज हाईलाइट, बट इनकी इतनी ज्यादा वनडे में इतनी इन्होंने बड़ा परफॉर्म नहीं किया जितना टेस्ट में किया है, क्योंकि 2015 के वर्ल्ड कप में ये सेलेक्ट नहीं हुए थे, और 2023 के वर्ल्ड कप में ये आए थे वापस। बहुत लोगों को शायद याद नहीं है कि 22 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी वनडे क्रिकेट से, सबको याद होगा शायद, कि इन्होंने कहा था कि यार मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलनी, तो मैं वनडे छोड़ रहा हूँ। लेकिन फिर 2023 में इनको वापस लाया गया था, और इनकी एक बड़ी आइकॉनिक इनिंग्स थी जो अभी भी इनका हाईएस्ट स्कोर है वनडे में, 182 की, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओवल में, जब आई थिंक 2 विकेटें गिर गई थी इंग्लैंड के ऊपर से, और इन्होंने आके एक ऑल टाइम नॉक खेली थी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर, सबको मारा था इन्होंने उसमें। हाँ आप सही कह रहे हैं, बेन स्टोक्स का वनडे में हम उतना ज्यादा उनको नहीं शुमार करते एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट, कि वनडे में उनकी नॉक्स है, और फाइनल की नॉक हटा दे तो इतना ज्यादा कोई मेमोरेबल नॉक्स नहीं आती हमारे एक दिमाग में। एक लेकिन इनिंग जो मुझे नॉक, एक इनिंग इनकी याद रहती है मुझे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जब उन्होंने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 किया था, बड़ा जबरदस्त इनिंग थी वो, मुझे याद है। मिचेल स्टार्क की पिटाई की थी, पैट कमिंस को बहुत मारा था, तो वो भी इनकी वनडे क्रिकेट में अगर मैं याद करूं अपनी मेमोरी में, तो ये बड़ी अच्छी नॉक थी इनकी। बॉलिंग में ये इतने इफेक्टिव शायद नहीं थे वनडे क्रिकेट में, क्योंकि ये ज्यादातर एक कहते हैं ना कि एक सिक्स ऑप्शन थे बॉलिंग में, सिक्स बॉलर बन के बॉलिंग करते थे, और ऑयल मॉर्गन को बड़ा क्लेवरली यूज करते थे मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में भी आते थे, लेकिन इतना इनका इम्पैक्ट नहीं था। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबको याद होगा इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैचेस है ये, 2019 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, जो फेलो को एक जो कैच था इनका, बड़ा यूं करके उन्होंने के बाउंड्री पे कैच, तो वो एक वन ऑफ द ग्रेट कैचेस है वनडे क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल सही है, आपकी बात से अग्री करता हूँ। अब वनडे पे तो आई गेस इतना बात करने के लिए नहीं है, और T20 पे आई गेस तो थोड़ा देखो सा आगे टी बढ़ते ट्वेंटी हैं पे हम लोग। आएंगे, T20 के अंदर आप सबको पता है बेन स्टोक्स ने इतने मैचेस खेले नहीं है, ये एक बड़ा हैरान करने वाली बात है, क्योंकि बेन स्टोक्स इतने जबरदस्त क्रिकेटर हैं। तो आप जिस तरह देख सकते हैं कि हमने हेडलाइन भी लगाई है कि ही इज अंडर यूटिलाइज्ड प्लेयर इन T20 इंटरनेशनल, बट बिल्ड फॉर बिग मोमेंट्स। इस तरह इनका करियर अगर आप देखें तो 43 T20 मैचेस, सिर्फ 585 रन, 21 की एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, और बॉलिंग की जब बात करें तो 26 विकेटें, मतलब बिल्कुल ही बिलो एवरेज आप कह सकते हैं स्टैट्स है। बट वंस अगेन बेन स्टोक्स है तो कुछ कुछ ना कुछ तो किया होगा, और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे खिलाफ किया था उन्होंने।
2022 के फाइनल में एमसीजी के अंदर जिस तरह इनकी एक बड़ी जबरदस्त नॉक थी। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे मोहम्मद रिजवान को आउट किया था, शायद मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह उन्होंने कॉट बाइट किया था मोहम्मद रिजवान को। और फिर बैटिंग से जिस तरह खड़े हुए थे, हारिस रऊफ का स्पेल फेस किया, नसीम शाह का स्पेल फेस किया और एंड में मैच जिताया। हाँ, बिल्कुल आप सही सही कह रहे हैं। लाइक अगर आप T20 की बात करें तो एज एम आपको अगर स्टैट्स का आइडिया ना हो तो आपके दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आएगा वो ये आएगा कि यार बेन स्टोक्स T20 तो मतलब 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, बड़ा खतरनाक तेज धार बिल्कुल मार धाड़। लेकिन वो अगर आप इनके स्टैट्स पे आते हैं तो सिर्फ 128 का इनका स्ट्राइक रेट T20 है इसके अंदर। बिल्कुल। तो वो वही बात आती है कि T20 में इनका इतना ज्यादा नाम नहीं है। और बॉलिंग में भी आपको अगर याद हो 16 की T20 जी वर्ल्ड जी। कप फाइनल में जिस बिल्कुल। तरीके से नाम वो कार्लोस ब्रैथवेट से कार्लोस चार ब्रैथवेट बिल्कुल। दिखा दिए थे। लाइक इतने उनके लाइफ का मैं कह रहा हूँ उस फाइनल के बाद बड़े बड़े प्लेयर होते तो वो टूट जाते, अपने आप को दोबारा उठा नहीं पाते। लेकिन वी ऑल नो कि बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर इतने बड़े सेटबैक के बाद भी वो दोबारा से उसने T20 क्रिकेट कंटिन्यू रखी। और 22 के अंदर, हालांकि उनका 22 का T20 वर्ल्ड कप को इतना खास नहीं किया था, लाइक बहुत ही एवरेज सा वर्ल्ड कप जा रहा था उनका, लेकिन फाइनल में उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट एक दो 50 करी, जो कि उनके T20 करियर की ओनली 50 है। काफी सरप्राइजिंग बिल्कुल है कि एक प्लेयर जिसकी पूरे T20 करियर की पहली 50 आई थी वो आई थी हमारे अगेंस्ट फाइनल में। बिल्कुल। वो एक जी, वो क्या है एक में जी 40% बॉल में आई थी। बिल्कुल, एक मैं बात करना चाहूंगा इनकी बॉलिंग पर T20 में, क्योंकि जब ये T20 क्रिकेट इन्होंने शुरू में खेली 2015-16 में, तो उस वक्त जो ओवेन मॉर्गन थे वो उनको एज अ डेथ बॉलर यूज करते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह वो एंड में पिटाई हुई। लेकिन अगर आप इनका 2022 का वर्ल्ड कप देखें तो उसमें जॉस बटलर कैप्टन थे और बेन स्टोक्स को ना उन्होंने एज ए न्यू बॉल बॉलर यूज किया। अगर आपको याद हो तो वो पूरे टूर्नामेंट में नया बॉल कर रहे थे। इवन इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट सारे मैचेस में वो नए बॉल से आउट स्विंग अपना कर रहे थे और बड़ा अच्छा बॉलिंग कंट्रोल, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के पास न्यू बॉल का कोई बॉलर नहीं था। क्रिस वोक्स थे, मार्क वुड थे, क्रिस जॉर्डन थे, कोई भी इसमें क्रिस वोक्स के अलावा न्यू बॉल करता नहीं है। तो बेन स्टोक्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उन्होंने खूब ये बड़ी अच्छी नबी दैट तुली बॉलिंग की प्लानिंग थी। जी बिल्कुल। बिल्कुल दुख सबसे ज्यादा हमें ही होता है क्योंकि वो फाइनल टाइटल हम किसी ट्रॉफी के इतना पास जाके किया रहे थे। और लाइक जैसी वो नॉक थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई इतना बड़ा टारगेट था नहीं। बिल्कुल। 130 समथिंग का टारगेट चेज कर 138 रहे थे। 137 जी लेकिन जी। क्योंकि ऊपर से अगर 3-4 जल्दी गिरे थी और प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था, और वहां से जिस तरीके से उन नसीम शाह और हारिस रऊफ की स्पेशली वो बॉलिंग को सरवाइव किया, उस तरीके से बॉल को बाउंस मिला था, वो फिनोमिनल, बिल्कुल अनप्लेबल बॉलिंग थी मेरे, और उस बॉलिंग को सारे को फिनिश करके बाहर आए, नॉट आउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इनकी आप इस टी बात की ट्वेंटी मैं उनको सैल्यूट मारता हूँ कि बिल्कुल। उसके बाद कुछ जवाब नहीं। जो अगर आप इनकी T20 की बात करें ना, तो मुझे लगता है इन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप के बाद ना T20 क्रिकेट को वहीं आई थिंक छोड़ दिया था। सिर्फ ऑन पेपर ये रिटायर्ड नहीं थे, बट इनका यही था कि यार 22 के बाद इनको टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी बना दी थी इन्होंने, क्या सिर्फ मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। तो उसके बाद ऐसे इन्होंने T20 खेली ही नहीं कभी। आईपीएल भी ये एक सीजन खेला था 2023 में शायद, और उसमें भी कुछ 4-5 मैचेस थे और ये बाहर हो गए थे। तो मुझे लगता है कि इनके साथ कहीं ना कहीं बुरा भी हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जो एंड का जो उनके 4 साल थे टेस्ट क्रिकेट को पूरा कमिट कर दिया था कि यार मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा और यहाँ पे जिताऊंगा। तो इसकी बेस पे उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आया की। मतलब 2024 का वर्ल्ड कप उन्होंने फिट थे, अवेलेबल थे, लेकिन मना कर दिया। 2026 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने अभी जो हुआ है उसमें भी अवेलेबल थे शायद, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ये थे फिट, अवेलेबल थे, मना कर दी। तो ये देखना पड़ेगा कि यार मैं वापस अपने मेन टॉपिक पे आऊंगा कि बेन स्टोक्स के साथ ये जो हुआ है, क्या ये ज्यादती हुई है, या ये आपको लगता है वो खुद अपने टर्म्स पे गए? क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने पैसे को प्रायोरिटी नहीं किया, अगर वो चाहते तो वो हर साल आईपीएल खेलते। आपको पता है कितनी डिमांड है उनकी, बड़े पैसे वो कमाते हैं। उन्होंने
इंस्टेड अपनी मुल्क को प्रायोरिटी दी और एंड में उनके साथ बेशक वो क्लब का इंसिडेंट हो गया जो भी हो गया, लेकिन अब उनको आज क्रिकेट छोड़नी पड़ गई इस पूरे मामले में। जैसे मैं आपकी इसी बात को बिल्कुल ध्यान में रखता हुआ एक बात करूंगा कि 2022 के बाद से T20 से रिटायरमेंट ले लेना, फिर उसके बाद से वनडे से अलग हो जाना, टीम को टेस्ट करना, और बेसिकली इनका जो मेन प्लान था वो था ऐसे जीतने का। बिल्कुल। अब एक बंदा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे इतना कुछ कर रहा है, उसकी कैप्टनसी भी उन्होंने ले ली, और उस पे उन्हें सब अपना दोनों हारे। टेस्ट मैच में वो बहुत बुरे तरीके से हारे थे, 4-1 ऐसे, तो उसके बाद भी सीरीज ऑन ऑफ हारती आए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर अपना सारे एफर्ट डालने के बाद जब उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, शायद यही वजह बनी कि वो एक बंदा होता है ना कि अंदर से अपनी स्पिरिट, अपनी होप को लूज कर देता है। शायद ये बिल्कुल। वही मोमेंट था कि उन्होंने अपनी होप को इस मतलब लूज कर दिया, और फाइनली इंटरनेशनल टाइम हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब शो को एंड करने से पहले अमान, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि इंग्लैंड के पास टेस्ट क्रिकेट के अंदर बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट है कोई? कोई एक ऐसा ऑलराउंडर जो ऑब्वियसली उस लेवल का ना हो बट उसके थोड़ा करीब हो, या आपस में कहीं हो? मैंने बहुत लोगों के ओपिनियन सुने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि सैम करन शायद वो बंदे हो सकते हैं जो जिनका टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड है, अच्छा डिसेंट रिकॉर्ड है, बट काफी टाइम से खेली नहीं, आई थिंक कोई 5 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। तो आपको क्या लगता है, क्या सैम करन वो बंदे हो सकते हैं, या जेमी ओवर्टन को कुछ बना के वो कुछ ला सकते हैं? कोई है इंग्लैंड के पास इस वक्त बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? जैसे आपकी बात से मैं सब तो एग्री करूंगा कि इस पे बैन स्टोक्स की करंट रिप्लेसमेंट जो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, इस पर मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कोई इसका दिमाग में नहीं आता एक्सेप्ट सैम करन। क्योंकि इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लैंड भले काउंटी से कोई प्लेयर उठा एक्सेप्ट सैम करन, और सैम करन भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सैम करन के पास इस वक्त दुनिया में तकरीबन हर जगह खेलने का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। उन्होंने बेतहाशा लीग में खेला है, और हर हर जगह कहीं ना कहीं बैट से भी और बॉल से परफॉर्मेंस और सब कुछ का ये है कि टेस्ट इनको चाहिए कि बैन हो सैम करन के ऊपर अब थोड़ा सा उनको भी सीरियस होना पड़ेगा, लीग को प्रायोरिटी ना दे के इंटरनेशनल को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही है, लेकिन मुझे लगता है सैम करन बेशक अच्छे प्लेयर हैं, बट ये उनका पर्सनल डिसीजन होगा। और मुझे नहीं लगता कि सैम करन जो है वो, जो इस वक्त इतनी अच्छी उनका करियर चल रहा है, T20 फ्रेंचाइज करियर, वो इवन वो इंग्लैंड के लिए भी खेलते हैं, बट वो आपको पता है दुनिया भर में खेल रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, कि वो इस चीज को छोड़ के टेस्ट क्रिकेट पे अपनी पूरी जान लगाएंगे। आपको पता है आजकल की क्रिकेट में इतना पैसा है, तो प्लेयर्स नहीं चाहते कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बेन स्टोक जैसा बंदा ही था जो अपने आप को इतना कमिट कर सका। अच्छा, मेरा आखिरी जो एक डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि क्या आपको लगता है कोई यू टर्न का यहाँ पे चांस है? क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की क्रिकेट देखें तो ओवरऑल इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में ये चीजें होती नहीं है कि प्लेयर्स रिटायरमेंट दें और वापस आ जाए, लेकिन इंग्लैंड में पिछले दो तीन साल में ये चीजें हमने देखी है। अगर मैं आपको दो एग्जांपल दूं, तो बेन स्टोक्स खुद 2022 में रिटायरमेंट ली वनडे क्रिकेट से, 1 साल बाद वापस आ गया वनडे वर्ल्ड कप खेलने 2023 में इंडिया में। फिर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मोइन अली 2021 में इंडिया के टेस्ट सीरीज के अंदर रिटायरमेंट दे दी उन्होंने कि यार ये मेरा पहला टेस्ट, आखिरी टेस्ट है सीरीज का और मैं रिटायर हो रहा हूँ। लेकिन फिर दो साल बाद, 2.5 साल बाद ऑलमोस्ट, एशेज सीरीज से पहले जब जैक लीच लेफ्ट आर्म स्पिनर रिटायर, सॉरी इंजर्ड थे, तो बेन स्टोक्स खुद उस मोइन अली को मैसेज किया कि क्या आप अवेलेबल है एशेज सीरीज के लिए, हमें स्पिनर चाहिए। तो मोइन अली ने कहा ठीक है मैं आता हूँ, अपनी रिटायरमेंट रिवर्स की और पूरी एशेज खेली, आई थिंक 4 या 5 टेस्ट खेले उन्होंने। तो आपको लगता है अमान कि अगर लेट से अगले 6-8 महीने में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल यहाँ से गिर जाती है, कि बिल्कुल आप कहते हैं ना कि प्लेयर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जो न्यू कैप्टन लेट मोस्ट लाइकली हैरी ब्रूक को बनाएंगे, वो भी इतना अच्छा नहीं करते, तो आपको लगता है कि 27 की एशेज से पहले इंग्लैंड वापस बेन स्टोक्स को ला सकता है टीम में, इवन एज अ प्लेयर? क्योंकि इस चीज की होप तो मेरे ख्याल में हाय हमें
रखनी होगी, क्योंकि बेन स्टोक्स के बिना इंग्लैंड टीम में ऑलरेडी काफी ज्यादा उसमें धूल रही थी, और बेन स्टोक्स के जाने के बाद अगर हैरी ब्रूक को भी कैप्टन बनाया जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग इतना कोई खास हैरी ब्रूक के पास टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। और इंग्लैंड की ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, अलॉन्ग साइड बॉलिंग में भी, कि इंग्लैंड की जैसी फास्ट बॉलिंग चल रही है वो भी काफी, मतलब कह लो बहुत ही हल्की फास्ट बॉलिंग है। तो 27 की एशेज के लिए मेरे ख्याल से तो इंग्लैंड को बेन स्टोक्स को वापस लाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग है कि इंग्लैंड अपने एशेज तक ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट शायद हमारे अगेंस्ट भी वो लोग एक आध टेस्ट में हार जाए, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल डाउन चल रही है इस वक्त। अब बॉलिंग आप देखें इतनी खास नहीं है, बैटिंग जिस तरह की चल रही है, मार धाड़ वाली क्रिकेट चल रही है, तो इंग्लैंड का यहाँ से रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। और मेरी भी कहीं ना कहीं ना इनर फीलिंग है कि शायद बेन स्टोक्स ने ना ये जो रिटायरमेंट ली है, ये शायद इसलिए भी शायद ली है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, क्रिकेट से ब्रेक लेना चाह रहे हैं, अपने आप को वो रिलैक्स करना चाह रहे हैं। और लेट्स से कि वो थोड़ा ब्रेक लेके अपने फॉर्म को अच्छा कर लेते हैं और बिल्कुल वही अपने अंदाज में नजर आते हैं, और इंग्लैंड टीम अच्छा नहीं करती है। तो ये दो चीजें अगर एक साथ हो जाए तो मे बी मैं कहता हूँ 10% चांस है कि बेन स्टोक्स अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें। बट जिस तरह का माहौल चल रहा है तो मुझे होप्स थोड़े लूज कर गया हूँ मैं। विलियमसन का तो मुझे पता है कि वो तो गए, अब जिस तरह के वो इंसान है वो वापस नहीं आने वाले। बट बेन स्टोक्स कहीं ना कहीं मुझे एक कहते हैं थोड़ा सा होप है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेन स्टोक्स के अंदर हम थोड़ी बहुत होप रख सकते हैं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, एक मेंटल एक मेंटल इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एज फॉर अ क्रिकेट प्लेयर। और जो अभी हालात चल रहे हैं, एशेज हार जाना, सीरीज हार जाना, और ये क्लब वाला सीन हो रहा है ना, तो बेन स्टोक्स पे बिल्कुल एक बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होगा। तो आई आई गेस ये उस मेंटल प्रेशर को रिलीज करने के लिए शायद ये इन्होंने ये रिटायरमेंट अनाउंस करी, और फीलिंग है कि चांसेस वेरी हाई कि ये वापस आ जाए अब नेक्स्ट एशेज बिल्कुल। के लिए। देखिए इसमें मैं कहूंगा कि वापस आना ना, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो बाकी लोग हैं, कि रॉब की जो है ब्रेंडन मक्कलम, अगर ये दोनों भी चले जाते हैं, क्योंकि देखिए जब एक टीम होती है तो सिर्फ कैप्टन नहीं होता है, एक पूरा सिस्टम होता है, कोच होता है, फिर डायरेक्टर, पूरा एक कहते हैं रजीम होती है। तो अगर वो पूरी रजीम ही उड़ा दी जाए, लेट्स से स्टोक्स हो गए, अब लेट्स से अगले 2-3 हफ्ते में हम देखते हैं मकलम भी जाते हैं और रॉब की भी जाते हैं, फिर जो नए लोग आएंगे, नई मैनेजमेंट जब आएगी, अ, नए कोच आएगा, नए डायरेक्टर आएंगे, लेट्स से वो लोग चाहे बेन स्टोक्स को वापस लाना, तो फिर मुझे लगता है कि ये हो सकता है। जिस तरह अगर हम हमारी क्रिकेट में भी देखें कि जब आपको याद होगा जब मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली थी पूरी क्रिकेट से 2021 में रमीज राजा की वजह से, कि यार इसके अंदर तो मैं खेलूंगा ही नहीं। तो फिर वो 2 साल बाद जब रमीज राजा गए और नजम सेठी आ गए या दूसरे मोहसिन नकवी आ गए, तो फिर मोहम्मद आमिर ने भी कहा कि चलो यार इन चेयरमैन के अंडर मैं खेल लेता हूँ। तो इस टाइप की अगर चीज हो जाए बेन स्टोक्स के साथ तो मुझे लगता है वो बिल्कुल वापस आ सकते हैं। बिल्कुल सही है यार, यार मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल अब अपने शो को एंड करेंगे। हमने आज पूरा शो द लेजेंडरी बेन स्टोक्स पे किया, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम उनके पूरे करियर को डीप डाइव करें। ऑब्वियसली कुछ इनिंग्स उनकी, कुछ आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस हम भूल गए हो, तो उसकी माजरत चाहेंगे, बट हमने पूरी कोशिश की। आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करते हैं। और अभी हम लोग एक और शो भी करेंगे जिसमें हम जो करंट मैचेस चल रहे हैं उस पर भी पूरी बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।